रूस और यूक्रेन के बीच लगातार पिछले 4 साल से युद्ध चल रहा है और इसे रोकने की कवायद चल रही है। लेकिन इस बीच रूस ने तो हमला किया ही है यूक्रेन पर, यूक्रेन ने भी रूस पर हमला कर दिया है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रजत हैं। रजत से इसी के बारे में सवाल पूछते हैं। रजत, यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है, फिलहाल क्या स्थिति है? मामला बहुत गंभीर होता दिख रहा है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग जारी है, अब उसे लेकर लगातार दुनिया में शांति समझौते की लगातार तमाम कोशिशें हो रही हैं। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होने वाली थी, लेकिन मुलाकात रद्द होती है और मुलाकात रद्द होने के बाद से ही रूस और यूक्रेन के बीच फिर से जंग जैसी स्थिति पैदा हो गई है। पहले रूस ने हमला किया मिसाइलों और ड्रोन से, उसके बाद से अब यूक्रेन ने भी पलटवार किया है और इसके बाद जैसे ही यूक्रेन ने यह हमला किया है तो पुतिन ने परमाणु हथियारों का प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दिया है। तो मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन ने जो हमला किया है वो बेहद खतरनाक हमला किया है और रूस के सबसे बड़े गैस प्लांट पर यह हमला किया है। मतलब ऊर्जा को ही निशाना बनाया है, ऊर्जा को ही लेकर लगातार ये चर्चा हो रही है क्योंकि ऊर्जा के तौर पर रूस बहुत संपन्न है और इसी वजह से अब सीधे ऊर्जा संयंत्रों को ही यूक्रेन ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि ये जो संयंत्र है वो विश्व के सबसे बड़े गैस उत्पादन और प्रोसेसिंग संयंत्रों में से एक माना जाता है और ये ओरेनबर्ग में स्थित है। तो यहाँ पर ड्रोन से हमला किया है और आपको बता दें कि इसकी जो वार्षिक क्षमता है वो 45 अरब क्यूबिक मीटर है। और इसके बाद से ही जैसे ये यूक्रेन की तरफ से हमला होता है तो कजाकिस्तान को गैस की आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी गई है। इस पूरे मसले पर कजाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से रविवार को बयान भी सामने आता है और कहा गया कि ड्रोन हमले के कारण संयंत्र अस्थायी रूप से कजाकिस्तान की गैस को संशोधित करने में असमर्थ है। यूक्रेन ने रूसी ऊर्जा सुविधाओं पर आपको बता दें कि हमले ये तेज किए हैं। दिशा जिस तरीके से अब ये जो वार है वो ऊर्जा संयंत्रों तक पहुंच गया है। पहले नागरिकों को निशाना बनाया जाता था, कई बार ट्रकों को निशाना बनाया जाता था और चीजों को इमारतों को निशाना बनाया जाता था और अब यूक्रेन ने लगातार ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ये जो हमला हुआ है इसकी वजह से संयंत्र में आग लग गई है और कई हिस्से इसके क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस पूरे मसले पर आपको बता दें कि यूक्रेन के जनरल स्टाफ की तरफ से बताया गया कि रूस के समारा क्षेत्र में नोवोकोइसोविशेस्क में तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से यह हमला किया गया था, ये दावा किया गया था। तो दूसरी तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि उसने 45 यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराए हैं। लेकिन इस हमले के बीच आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से यह हमला हुआ है, ये हमला बेहद ही भयानक माना जा रहा है और इसमें आप समझ सकती हैं कि ये विश्व के सबसे बड़े गैस उत्पादन और प्रोसेसिंग के मामले में सबसे बड़ा संयंत्र है और इसकी वजह से कई देशों में गैस की सप्लाई होती है। कजाकिस्तान की सप्लाई रोक दी गई है। अब हमला जो है यूक्रेन ने सीधे तौर पर रूस के सबसे बड़े गैस संयंत्र पर किया है। गैस संयंत्र पर ये जो हमला किया गया है, इससे दुनिया भर में कितना इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। जैसे कजाकिस्तान में आप देखेंगे कि गैस आपूर्ति रोक दी गई है। इसके अलावा कई देशों को गैस की जो है आपूर्ति इसी संयंत्र से होती थी क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े संयंत्रों में से एक है और इतना ही नहीं, उत्पादन भी होता है और प्रोसेसिंग भी होता है। तो मतलब कई बार क्या होता है कि जो गैस निकल रही है उसको यहीं पर प्रोसेसिंग भी किया जाता है और प्रोसेसिंग के बाद दुनिया में सप्लाई की जाती है। और अब यूक्रेन ने इस पर जो हमला किया है इसके बाद से अब दुनिया में ये आने वाले टाइम पे अनुमान लगाना थोड़ा कठिन है कि अभी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है क्योंकि कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, क्या जो क्षतिग्रस्त हिस्सा हुआ है उसको 2-4 दिन में आप बैकअप तैयार कर लेंगे या उसमें महीनों का वक्त लग जाएगा। क्योंकि गैस ऐसी चीज है कि अगर वहां ज्यादा आग लग जाती है तो गैस से और बड़े धमाके होने की संभावना है। और अब वो जो आग लगी, क्योंकि ड्रोन से जो हमला हुआ उसके बाद कुछ आग लगी है कुछ हिस्सों में, अब उस हिस्से पर क्या रूस ने कितना कंट्रोल पाया है इसकी जानकारी का इंतजार है। लेकिन अगर ये ज्यादा भयानक होगा तो देखना दिलचस्प होगा कि इसे कितने समय में रूस कंट्रोल कर पाता है। एक सवाल और भी है कि रूस की जो तेल कंपनियां हैं उस पे अमेरिका ने बैन लगा दिया है, लेकिन अब जब यूक्रेन की तरफ से ऐसे हमले हो रहे हैं तो इस पे अमेरिका क्या करेगा? अब देखना यही होगा क्योंकि अब ये जो यूक्रेन की तरफ से हमले हो रहे हैं ऐसा तो आप नहीं कह सकती हैं कि इसमें अमेरिका को शायद पता ना हो क्योंकि बहुत हद तक नाटो के देश और अमेरिका यूक्रेन द्वारा किए जाए हर हमले पर कहीं ना कहीं वो पैनी नजर रखे हैं। तो आप ये मान सकती हैं कि ये संभावना हो सकता है दिशा की इस पर अमेरिका की सहमति भी रही हो क्योंकि दो तेल कंपनियों को बैन करते हैं ट्रंप, उसके बाद से उसी के बीच ये हमला होता है। उसके पहले ये हमला हो चुका था जब वो तेल कंपनियों को बैन करने की का ऐलान करते हैं, उससे पहले ये हमला हो चुका था।
आप निश्चित तौर पर मान सकती हैं कि इसमें अमेरिका की सहमति भी हो सकती है। हालांकि ये आधिकारिक दावा तो नहीं है, लेकिन ये तो हमने देखा है ना कि जब से ये युद्ध चल रहा है और विशेष तौर पर जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, उनकी जेलेंस्की के साथ बहुत बार मुलाकात हो चुकी है। हथियार देने तक की भी बहुत बार बातें हुई हैं। तो ये जो उनके बीच बातें रही हैं, तो निश्चित तौर पे इसमें कहीं न कहीं अमेरिका और नाटो देशों की सहमति भी हो सकती है। ये ऐसा एक संभावना जताई जा सकती है। जी। और इस बीच रूस ने भी न्यूक्लियर ड्रिल किया है, उसे लेके क्या कहेंगे? हाँ, वो एक बड़ा मूव किया है, क्योंकि पुतिन ने एक संदेश दे दिया है कि अब वो चुप बैठने वालों में नहीं से हैं। वो लगातार एक्शन मोड में है। ट्रंप की धमकियों से वो नहीं डरे। अलास्का में मीटिंग के बाद भी वो बैकफुट पर नहीं आए। बुदापेस्ट में होने वाली बैठक रद्द हो गई। हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने रद्द किया, लेकिन जो तमाम और भी रिपोर्ट आई है उसकी तरफ से कहा गया कि पुतिन का भी मिलने की कोई बहुत इच्छा नहीं थी। पुतिन भी चाह रहे थे ठीक है मुझे नहीं मिलना है। इसी वजह से ट्रंप ने ये कहा कि इस बैठक से कोई नतीजा नहीं निकलेगा और इसीलिए उन्होंने बैठक रद्द करने का फैसला लिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, तो तमाम तस्वीरें आ रही हैं, हमारे दर्शक अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तमाम तस्वीरें हैं रूस के परमाणु हथियारों की ड्रिल है। जिस तरीके से रूस भी अब आक्रामक मोड में नजर आ रहा है, क्योंकि अभी बीते दिन ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जिसमें 2 बच्चों समेत कम से कम 7 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। हालांकि उस आंकड़ों में और भी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन जो शक्ति प्रदर्शन किया गया है रूस की तरफ से वो बहुत ही अहम हो जाता है, क्योंकि लगातार ट्रंप धमकी दे रहे हैं। ट्रंप शी जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं। भारत पर भी रूसी तेल को लेकर दबाव बना रहे हैं, और अब चाइना के साथ रूसी तेल को लेकर क्या दबाव बनाते हैं ट्रंप, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पुतिन अपने मोड में चल रहे हैं। ये वही पुतिन है जो पिछले दिनों चीन की विक्ट्री डे परेड में भी शामिल हुए थे, शी जिनपिंग के साथ मिले थे। तो ये सारी बातें जो है वो कहीं न कहीं अमेरिका के खिलाफ जा रही हैं। आपको बता दें कि क्रेमलिन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है, मतलब रूस की तरफ से, वहां पर बताया गया है कि जो वहां के जनरल स्टाफ के जो चीफ हैं, जनरल वारेली गेरासिमोव, उन्होंने अभ्यास के बारे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन को पूरी जानकारी दी है और बताया है कि हमने अभ्यास में क्या क्या किया है, किन किन बिंदुओं पर हमने ध्यान रखा है। और खास बात यह है कि कुछ ऐसे भी हथियारों का इसमें प्रैक्टिस किया गया है कि जिनकी रीच अमेरिका तक है। तो अमेरिका के लिए भी ये चेतावनी थी। आपको बता दें कि रूस की तरफ से इस पूरे मसले पर यह कहा गया कि उसने जमीनी लॉन्चरों, पनडुब्बियों और विमानों से मिसाइलें दागी हैं, और कई ऐसी मिसाइलें हैं जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक हथियार हैं, उनका भी कहीं न कहीं अभ्यास किया गया है, जिनकी रीच अमेरिका तक है। तो पूरे मसले पर ये लगातार रूस भी अपना प्रैक्टिस कर रहा है। आपको बता दें कि रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक और बयान सामने आता है, उसमें कहा गया है कि Tu-22M3 ये सामरिक बम वर्षक विमानों ने बाल्टिक सागर के भी ऊपर उड़ान भरी है। तो निश्चित तौर पर ये लगातार रूस भी एक्टिव मोड में है। और यहाँ पर एक और जो खास बात सामने आ रही है, उसमें यह है कि पुतिन ने कीव और उसके पश्चिमी सहयोगियों, कीव मतलब क्योंकि यूक्रेन की राजधानी है, तो यूक्रेन को और पश्चिमी सहयोगियों मतलब सीधे तौर पर नाटो को भी रूस की परमाणु शक्ति की याद दिलाई है। बताया कि भाई रूस परमाणु शक्ति संपन्न देश है। तो ऐसे में आपको बता दें कि एक तरफ तो अब इन्होंने परमाणु हथियारों का अभ्यास किया है, तो पिछले दिनों नाटो ने भी परमाणु निरोधक अभ्यास किया था। तो वो भी नाटो भी लगातार परमाणु निरोधक हथियार मतलब कि वो अभ्यास कर रहा है कि अगर कल को उस पर परमाणु हमला हो तो वो कैसे बच सकेगा। बिल्कुल। तो हम ये मान सकते हैं कि अभी जो यूक्रेन और रूस के बीच में हमले हो रहे हैं, वो हम ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। अब कब थमेगा इस पर तो पूरी दुनिया की नजरें हैं। ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से वो भारत पर पहले टैरिफ लगाते हैं, 25% का पारस्परिक टैरिफ होता है, उसके बाद रूसी तेल की वजह से उसे बढ़ाकर 50% कर देते हैं, क्योंकि रूस और चीन ये 2 सबसे बड़े तेल आयातक हैं, रूस से जो सबसे ज़्यादा तेल खरीदते हैं। और भारत पर लगातार वो ट्रंप बयानबाजी कर रहे हैं, और ये भी उन्होंने दावा कर दिया है कि नरेंद्र मोदी मान गए हैं कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। हालांकि भारत ने उनके दावों को खारिज भी किया है। तो दूसरी तरफ एक जो सबसे बड़ी बात है कि दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जो उनकी मुलाकात है, उस मुलाकात के बाद क्या होता है। अब देखिए एक चीज है, क्योंकि ट्रंप को ये लगता है कि अगर भारत और चीन ने तेल खरीदना बंद कर दिया रूस से, तो पुतिन बैकफुट पर आ जाएंगे, उनके पास पैसों की कमी हो जाएगी। तो ऐसे में वो जंग रोक सकते हैं। अब यही देखना दिलचस्प होगा कि शी जिनपिंग के साथ जो ट्रंप की बैठक है, उस बैठक का नतीजा क्या निकलता है। बिल्कुल। तो शी जिनपिंग के साथ ट्रंप की बैठक होने वाली है, उसके बाद नतीजे समझ में आएंगे कि क्या होने वाला है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि रूस और यूक्रेन लगातार एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं, जिससे ये कहा जा सकता है कि अभी ये युद्ध शायद कुछ दिन और चल सकता है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये युद्ध कब थमता है।